हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल टारेसियस विजन पर। और कल हम लोगों ने बात की थी, मैंने अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी स्टडीज़ को लेकर के और उन लोगों को, ठीक है, मैंने यहाँ पे जिक्र किया उनके बारे में जिन्होंने जिन्हें मेरे टीचर्स ने या ऐसे लोगों ने जो मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। और जैसा कि कल हमने अपने चैनल के वीडियो में एंड करते हुए बोला था कि कल की जो क्लास होगी वो बेस्ड होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, यानी कि ये मेरा पहला वीडियो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले तो मैं आपको बगैर इसके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताने के कुछ पहले आना चाहता हूं इन जो कीवर्ड्स हैं यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कीवर्ड्स की बात करें तो हमें यहां पर जो सबसे पहला कीवर्ड मिलता है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री एक ऐसा कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं या एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसको लेकर के हर जगह पर बहुत ही ज्यादा विवाद या ऐसी चीजें होती रही हैं। और इससे जो आम जनमानस है काफी बहुत प्रभावित भी होता है, या उसको आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं इतिहास की जिससे हम आम इंसान अपने आप को एक दूसरे के बीच में जाकर के थोड़ा सा अलग फील करना स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बहुत सारे वेरियस, और इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप इंग्लैंड का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि एक ऐसा देश है जिसका खुद का ही एग्जिस्टेंस नहीं था। यह ऐसा देश है जिसको जर्मनिक ट्राइब्स, एंजल सेक्शंस और जूट्स ने आकर के सबसे पहले बनाया और उसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। हिस्ट्री सबसे पहले वो नेशन आया, नेशन के बाद उसकी हिस्ट्री आती है। अब यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं जो कि मैंने लिया है विलियम जे लॉन्ग बुक से। विलियम जे लॉन्ग की जो बुक है वहां पर अगर आप उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो एक छोटी सी कहानी है वहां पर, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि किसी चीज को आप स्टोरी के एंगल से समझाना शुरू करेंगे तो ये बेहतर एक इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर ला सकता है। और यहां पर मैंने एक छोटी सी कहानी को लिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम है बुक का, विलियम जे लॉन्ग राइटर हैं। वहां पर एक आदमी है और वो अपने बच्चे के साथ टहल रहा है सी शोर पर, समुद्र के किनारे उस बच्चे को लेकर के वो टहल रहा होता है। और उस बच्चे को एक कॉन्च मिलती है, एक कॉन्च मिलती है और वो उसको जो है उठा करके अपने कान के पास लगाता है। और जैसे ही वो अपने कान के पास लगाता है उस कॉन्च को, तो देखता है कि उसमें बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। बच्चा एकदम से हतप्रभ था इस चीज को देख करके कि ये कैसी आवाजें हैं जिनको तो मैं जानता ही नहीं हूं। वो अपने फादर से पूछता है कि फादर, ये जो है कॉन्च जो है इसको जब भी मैं कान के पास लगा रहा हूं इसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही है, जो इसका हॉलोनेस है, जो इसका खोखलापन है, उसमें से कुछ ऐसी आवाजें हैं, ठीक है, जो मुझे प्रभावित कर रही हैं। उसके फादर ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो कॉन्च है ना, इसके अंदर से वो जो आवाज आ रही है ये कोई दूसरी आवाज नहीं है, ये कोई नई आवाज नहीं है, ये बल्कि, ठीक है, उसी दुनिया की, उसी ओल्ड वर्ल्ड की एक ऐसी बातें हैं, उसी ओल्ड वर्ल्ड की ऐसी आवाजें हैं जिनको ह्यूमन बीइंग्स ने हमेशा अननोटिस किया है। यानी ये वो चीजें हैं जिनको आपने नोटिस नहीं किया और आज एक अलग जरिए से वो आपके सामने आ रही हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर भी डिफरेंट एंगल से इसको हमेशा बताना, किसी भी देश के इतिहास को। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा था तो वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी इतिहास को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उस पर विवाद करने से अच्छा है कि आप उसके, ठीक है, एवज में कोई एक दूसरा इतिहास निकाल करके लोगों के सामने रख दें। इससे आपकी बात भी हो जाएगी और कोई कंट्रोवर्सी भी बदलेगी नहीं, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये वो अपने आप में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है हमेशा से। हमेशा से इतिहास में आपको मिलेगा कि यहां पर हमने बातें की राजाओं की, ठीक है, बड़े बड़े योद्धाओं की, लेकिन कभी भी हमने कोई ऐसा इतिहास नहीं देखा जहां पर हमने आम जनमानस का देखा है कि आम जनमानस को क्या नुकसान हुए हैं या क्या उनको परेशानी हुई या उनका क्या रोल रहा है इतिहास को बनाने में, बिल्डअप करने में। सलमान रुश्दी इंडिया के एक बहुत बड़े राइटर, उनकी फेमस बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन।
इस बुक को 1981 में मैन बुकर प्राइज से इसको मैन बुकर प्राइज मिलता है, नवाजा जाता है मैन बुकर प्राइज से। और यहां पर इस बुक में सलमान रुश्दी ने एक वर्ड पॉइंट किया है, दैट इज चटनीफिकेशन। चटनीफिकेशन। सलमान रुश्दी का जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल में सलीम सिनाई, उसकी कहानी थोड़ी सी अजीब है, मैं आपको बताता रहूंगा आने वाली क्लासेस में। तो यहां पर क्या होता है कि चटनीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि सलीम सिनाई उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, बाद में वो एक पिकल फैक्ट्री पर पहुंचता है जो कि उसकी जो नैनी है आया मैरी पेरेरा, उनकी कंपनी है। और वहां पर वो जाने के बाद देखता है कि बहुत सारे यहाँ पे पिकल के जार रखे हुए हैं और उन जार में अचार रखा गया है और चटनी रखी गई है। और इस चीज को देख करके सलीम सिनाई का यह स्टेटमेंट आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज बीन चटनीफाइड। इसी चटनीफिकेशन से वर्ड आया हुआ है चटनीफाइड, और फिर वो चटनीफिकेशन का नाम लेता है। क्या मतलब है इस वर्ड का, क्या मीनिंग है इस शब्द के? तो यहां पर सलीम जो है सिनाई ने, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो चटनीफाइड है। चटनीफाइड कैसे है कि यहां अगर हम भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो एंशिएंट एजेस में हम देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे रूलर्स रहे, गुप्ता डायनेसिटी, मौर्यन डायनेसिटी, ठीक है, एंशिएंट एजेस में बड़े बड़े इस तरीके के किंग्स रहे। उसके बाद फिर आता है गुलाम वंश, उसके बाद फिर यहां पे मुगल्स आए, उसके बाद फिर यहां पर ब्रिटिश आए। और इस तरीके से हर रिलीजन के लोगों ने यहां पर अपनी छाप छोड़े वो। और आज जो भारत का इतिहास है वो चटनीफाइड है, यानी कि यहां की जो कल्चर है वो मिक्सअप हो चुकी है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी जो शायद वास्तव में थी वो अब नहीं रही है, और हमें जो नई आइडेंटिटी हमारे सामने मिल रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। चटनीफिकेशन का मतलब ही है कि जब आपको क्या किया जाए, आपको वहां पे लहसुन, प्याज और मिर्चे, धनिया, अदरक, इन सब चीजों से आपको एक नई रेसिपी तैयार होकर के मिल रही है। लेकिन वही रेसिपी क्या हो रही है कि आपको अच्छी तो लग रही है, लेकिन ओरिजिनल जो टेस्ट है उसका वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहा है। तो ये थे चटनीफिकेशन के मायने। और यहीं पर आप देखेंगे चटनीफिकेशन का जो टर्म है वो इंग्लैंड पर भी लागू होता है, जिसकी हिस्ट्री के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं, लिटरेरी हिस्ट्री को लेकर के। वहां पर भी हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, ये जर्मनी ट्राइब्स आती हैं वहां पर। फिर उसके बाद फ्रेंच रूलर जो होता है विलियम द कॉन्करर, नॉर्मंडी से, वो वहां पर आता है, वो अपना एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास कोई किंग नहीं है, तो स्कॉटलैंड से इनको किंग मंगाना पड़ रहा है। फिर इनके जर्मनी से रूलर्स आते रहते हैं। इस तरीके से यहां पर आज इंग्लैंड का जो भी एग्जिस्टेंस है, हम देखते हैं कि वहां पर फ्रांस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। कभी इनकी कोई चीज फ्रांस से आ रही है, कभी इनकी कोई चीज इटली से आ रही है। इस तरीके से इनका भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो दूसरे देशों से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। एक बहुत फेमस किताब है कमलेश्वर की, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान, और इसके राइटर हैं कमलेश्वर। यहां पर एक इंसिडेंट आता है, कभी आप इस किताब को पढ़िएगा तो आपको वहां पर महसूस होगा कि एक इंसिडेंट है जहां पर लॉर्ड माउंटबेटन, वहां का जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का, अदीब आलिया, वो एक एक करके हिस्ट्री के जो भी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स रहे हैं उनको वो स्टेज पर बुला रहा है। उसने एक कोर्ट लगाई हुई है और वो उनसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपने हिस्ट्री में जो कुछ भी किया हुआ है वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी जहां पर आपको इस टाइप का डिसीजन लेना पड़ा। अब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया, और यह कहा जाता है कि वो जो डिवीजन था वो सिर्फ मैप पर, आज हमारे यहां इन दो देशों के बीच में ज्यादातर एनमिटी इसी वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो नेवी के ऑफिसर थे, उन्होंने मैप पर एक लाइन खींच दी और ये बताया कि इधर एक इंडिया है और इधर एक पाकिस्तान है। और आज जो भी चीजें हो रही हैं, पूरा का पूरा जो इशू हो रहा है वो इसी वजह से ही हो रहा है। अब इस बात को लेकर के उनसे इंक्वायरी की जा रही है, अदीब आलिया पूछ रहा है। इसी समय वो इन्वोक करता है, एक भिखारी आता है इंडिया का जिसका नाम है इकबाल। इकबाल आता है वहां पर और इकबाल पूछने लगता है कि लॉर्ड माउंटबेटन से कि ये बताइए कि आपका इंडिया की ज्योग्राफी को लेकर के कौन सा नॉलेज था जो आपने इंडिया का डिवीजन कर दिया। अब इस बात को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, मैं भिखारियों से बात नहीं करता।
तुम जो है बहुत छोटे आदमी हो, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं भिखारियों से बात नहीं करता। तो इकबाल का स्टेटमेंट आता है कि यह बताइए कि अगर आपके यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना हुई होती, विक्टोरियन एज इंग्लैंड का जो है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में वो फेमस ही है पूरा, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इकबाल कहता है कि आपके यहां अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हुआ होता, औद्योगिकीकरण ना हुआ होता, तो आज हम भारत के लोग गरीब ना होते। यही बातें शशि थरूर ने अपनी नॉवेल्स में कहा है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल में उन्होंने यही बातें कही हुई हैं हर जगह, कि किस तरीके से कॉलोनियल इंपीरियल जो पॉलिसी थी उसने हम भारतीयों को किस तरीके से, ठीक है, प्रभावित किया है। अब इस बात को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम क्या जानो, बेवकूफ हो तुम, हमने तुम्हारा इतिहास लिखा है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हमने तुम्हारा इतिहास लिखा हुआ है, और इस बात को लेकर के इकबाल जवाब देता है कि होगा लिखा आपने हमारा इतिहास, आपने हमारा इतिहास लिखा है, हमने अपना इतिहास जिया है। यानी कि आप तो इतिहास लिखते हैं ना, उस आम इंसान से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। आपके औद्योगिकीकरण की वजह से आज हम भिखारी हो गए हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ही रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हम बात करते हैं यहां पर कि सिविल वॉर हुआ 1642 में, इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और सिविल वॉर के बाद वहां पे हम देखते हैं कि दो धड़ों में बटा हुआ है, विग्स और टोरीज के बीच में जो ग्रुप है, और ये एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर आम जनता को कितनी मुसीबत हो रही है इनसे, उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट आर्मी है, जो राजा की जो आर्मी है, यानी किंग्स आर्मी, जो टोरीज थे, उनको हरा रही है। ओलिवर क्रॉमवेल अपने आप में एक बड़ा लीडर इमर्ज होता है, और वो लोगों को लगता है कि हमारा लॉर्ड प्रोटेक्टर है, ये हमको बचाने वाला है हमारी सारी मुसीबतों से, तो उसको अपना मसीहा मान लेते हैं वो। और वहां पर एक ब्लडी गेम शुरू हो जाता है 1649 में, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट कर दिया जाता है वहां पर। और इसके बाद 1649 से लेकर के 1660 तक का जो एज है उसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस एज में पूरे 1602 से लेकर के 1660 तक जो भी, ठीक है, वॉर हुए, जो भी युद्ध हुए, उसमें हमें यह दिखाई पड़ता है किस तरीके से यहां ओलिवर क्रॉमवेल की पॉलिसी थी। लेकिन वहां पर हमें कभी भी इसकी चीजों को जिक्र नहीं किया जाता, इन चीजों का, कि क्या होता है कि आम आदमी, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। युद्धों से केवल 14 से 15,000 सैनिकों की मौत होती है, लेकिन युद्धों के द्वारा जो बीमारियां वहां पर पनपी, जो भी चीजें वहां पर हुई, ठीक है, बीमारियां हुई, फसलें जो है बर्बाद हो गई पूरी। किंग्स की आर्मी ने, या जो है कॉमनवेल्थ की जो आर्मी थी, उन लोगों ने पूरी फसलें लोगों की बर्बाद कर दी। लोग भुखमरी से, अकाल से, इन सबसे ज्यादा मरे, ना कि युद्ध की वजह से। और इस इतिहास का कभी भी कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो एक ये इतिहास है जिनको लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन एक आम आदमी का इतिहास है जिसको वो जीता है और जिसके बारे में हमें कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम उस एंगल से तो जज करेंगे ही कि यहां पर क्या क्या है, लेकिन हम उन चीजों को भी लेकर के आपके सामने आएंगे जो अभी तक शायद अनहर्ड थी। क्या सर्कमस्टेंसेस थी जो हेनरी VIII को के प्रोटेस्टेंट रिलीजन को अडॉप्ट करना पड़ा। एक समय था जब पूरे देश में, पूरे जो है वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, 1516 में, 1517 में मार्टिन लूथर के लीडरशिप में एक बयार चल गई। लोग रोमन कैथोलिक धर्म को छोड़ करके प्रोटेस्टेंट होने लगे, प्रोटेस्टेंटिज्म अपनाने लगे वो। लेकिन उस समय किंग हेनरी VIII ने अपने आप को कहा कि नहीं, हम, ठीक है, हम प्रोटेस्टेंट नहीं बनने वाले हैं, हम रोमन कैथोलिक्स ही रहेंगे। और इस बात को लेकर के उस समय जो पोप थे, उन्होंने हेनरी VIII को डिफेंडर ऑफ द फेथ की उपाधि दी, कि जहां पर आज लोग धर्म में जो है आस्था नहीं दिखा रहे हैं, उस समय आप जो है क्या कर रहे हैं, एक जो है इमर्ज हुए हैं प्रोटेक्टर की तरीके से, आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके क्या हो जाता है कि 1527 में, महज 10 साल बाद ही इनको प्रोटेस्टेंट रिलीजन को अडॉप्ट करना पड़ता है और अपनी रोमन कैथोलिसिज्म की जो आइडेंटिटी थी उसको हटाना पड़ा। कारण क्या थे, हम यहां पर देखेंगे। क्या था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट, जिससे कि पूरा का पूरा विक्टोरियन एज का लिटरेचर ही प्रभावित है।
इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज में वो लाइनें शुरुआत करता है कि ये जो दौर था वो ऐसा दौर था कि बेस्ट ऑफ टाइम था, समय की सबसे अच्छी चीज थी, और यही क्या था, सबसे बुरा समय भी था। क्या सर्कमस्टेंसेस होती हैं जब मैरी शैली को फ्रैंकेनस्टीन लिखना पड़ता है, किस तरीके से इनकी बायरन से मुलाकात हुई, और मैरी शैली जिनको भी तक माना जाता था कि ये एक छोटी सी बच्ची हैं, इनको हम ये टास्क नहीं देंगे, अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। पीबी शैली जो बड़े बड़े ऑथर, उनके हस्बैंड पीबी शैली हो गए, बायरन हो गए, सब लोगों ने अपने आप को सेक्लूड किया एक जगह पर कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नॉवेल लिख करके आएंगे, ठीक है, और आगे चल करके ये देखा जाएगा किसको इसमें, ठीक है, किसका नॉवेल सबसे बेस्ट है, किसकी स्टोरी सबसे बेस्ट है। और क्योंकि शायद एक लड़की होने से, या दूसरा आप कह सकते हैं बहुत छोटी उम्र की लड़की होने से, मैरी शैली को इस कंपटीशन में नहीं शामिल किया जाता है, और इसका आउटकम यह होता है कि मैरी शैली अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं, और आइसोलेट करके और लिख करके आती हैं मैरी शैली का जो फेमस नॉवेल है फ्रैंकेनस्टीन, मॉडर्न प्रोमीथियस, 1818 में आया। और इस नॉवेल ने साइंटिफिक नॉवेल में, साइंस फिक्शन में एक अलग ही, ठीक है, रेवोल्यूशन लाई। क्या था दौर जब आगे चल करके मॉडर्न एज में इतना ज्यादा डिवास्टेशन हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि सारे पोएट्स अपने आप में क्या हो गए, सारे पोएट्स, सारे राइटर्स ने गॉड का जब देखा कि एग्जिस्टेंस नहीं है, और उस एग्जिस्टेंस के डाउट में उन्होंने अपना अपना अलग एक रिलीजन चलाया, अलग एक धर्म चलाया। हाइडी को इमनेंट विल पे यकीन था, जॉर्ज ऑरवेल मार्क्सिज्म और डिसेंसी को फॉलो करने लगे, जीबी शॉ का अपना एक क्रिएटिव इवोल्यूशन की उन्होंने राह पकड़ी, ईएम फॉस्टर का ओनली कनेक्ट। इस तरीके से जो जो फिलॉसफीज उस समय आती गई उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे फेमस किताब जो विक्टोरियन एज में आई 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन। और किस तरीके से हम देखते हैं कि इस बुक के पब्लिकेशन के बाद ही जो पूरी इंग्लैंड की सोसाइटी थी, ठीक है, वो बट गई दो भागों में कि वेदर दे शुड फॉलो द रिलीजन और साइंस। साइंस के पास जो भी बातें हैं उसका वो फैक्ट देता है, प्रूफ देता है, और रिलीजन हमारा फेथ पर बेस्ड है, हमारे विश्वास पर आधारित है। तो कौन सी सिचुएशंस थी जिन्होंने इस किताब को उजले करके आते हैं, और क्या हाल हुआ उसके बाद का लिटरेचर का, हम इन सब पर भी डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि क्या थी इंग्लैंड की सिचुएशन और क्या थी वर्ल्ड की सिचुएशन उस समय, जिसकी वजह से यहां पर एक नया, ठीक है, एक नई एज आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड को हमने देखा बसते हुए। और किसने बसाया इसको, ठीक है, जर्मनी की 3 ट्राइब्स, एंजल, सैक्सन्स और जूट्स ने। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक अपने प्रोफेसर केजी श्रीवास्तव सर की बातें बताते हैं। प्रोफेसर केजी श्रीवास्तव सर एक रिनोन्ड स्कॉलर और वाइस चांसलर भी रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, एक बार नहीं 2 बार उनका टेन्योर रहा। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया कि किस तरीके से इंडिया और ग्रीक की सिविलाइजेशंस में बहुत सिमिलरिटी है। भारत और ग्रीक की जो सभ्यता है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है, और यह माना जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं में बहुत ज्यादा समानताएं भी हैं। क्या था इनकी सभ्यताएं, अगर हम देखें तो सर के अकॉर्डिंग इंडिया और ग्रीक, एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है ग्रीक। इंडिया में हम देखते हैं कि यहां पे जो ड्रामा के प्रिसाइडिंग डीटी हैं, यानी कि नाट्यशास्त्र के हिसाब से, भरत मुनि के हिसाब से, ठीक है, वो हैं लॉर्ड शंकर, ठीक है। और यहां पर हम ग्रीक में देखते हैं कि वो कौन है, ये हैं डायोनिसस। और यहीं से ग्रीक ट्रेजेडी भी निकली हुई है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। डिथीरैम्ब एक ऐसी प्रेयर थी जिसको इनको गाया जाता था इनके लिए, और ये कहा जाता था डायनासोर साहब के लिए कि ओ लॉर्ड मेक अस सो स्मॉल दैट इवन यू कुड नॉट सी अस। हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी हम बहुत सारे गॉड्स को इस तरह पे करते हैं, फॉर एग्जांपल शनि देव को, कि आप हमें, ठीक है, देख ना पाए, हमारी आपकी छाया हमारे ऊपर ना पड़े। तो डायनासोर साहब को भी यही कहा जाता था, ठीक है, कि ओ लॉर्ड मेक अस सो स्मॉल दैट इवन यू कुड नॉट सी अस, कि आप हमको इतना छोटा बनाइए कि हम अपने आप को देख ना पाए, सॉरी, आप हमको देख ना पाए, नहीं तो हो सकता है कि हम आपके कोप के जो है भंजन बन जाएं। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि लॉर्ड शंकर में, यानी कि भगवान शिव में और डायनासोर्स में बहुत समानताएं हैं। ये रहते हैं, ठीक है, पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर, ये भी पहाड़ पे रह रहे हैं।
ठीक है, और डायनासोर साहब हैं, ही इज द गॉड ऑफ वाइन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन के देवता हैं ये। और यहां पर भी हम देखते हैं कि लॉर्ड शंकर जो हैं वो भी भांग धतूरे में मस्त रहने वाले भगवान हैं लोगों के, यानी कि भारतीय जो है लोग, जो हिंदू लोग हैं उनकी मान्यताओं के हिसाब से। और ये दोनों लोग, ये वहां के प्रिसाइडिंग डेटी हैं, ये यहां के प्रिसाइडिंग डेटी हैं। और दूसरी चीजें क्या है, इंडिया की सभ्यता भी पेगन है। पेगन का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस की पूजा करें। हमारे यहां गाय की, केले की, पत्थर की, इन सब चीजों की हम पूजा करते हैं। बहुत सारे हमारे ट्राइबल गॉड्स हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके बाद भी हमने बहुत सारे भगवान को बनाया हुआ है। यही सिचुएशन यहां पर भी है। ग्रीक की जो सोसाइटी है वो भी पेगन है, ठीक है, यहां पर भी लोग नेचुरल रिसोर्सेस की पूजा करते थे। और इसके अलावा यहां पर बहुत सारी समानताएं हैं, ठीक है, इंडिया और ग्रीक में, जो इन दोनों को सेम बनाती हैं, ठीक है, यानी कि समान है। पेगन है, यहाँ के प्रिसाइडिंग डेटी सेम है, ठीक है, इनका डायनासोर साहब का, ठीक है, जो शस्त्र है वो भी ट्राइडेंट की तरीके से है, और लॉर्ड शंकर का भी वही ट्राइडेंट, त्रिशूल, दोनों लोग सेम अस्त्र भी है इन सबका। तो इंडिया और ग्रीक में बहुत ज्यादा जो सभ्यता है, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, ठीक है। और एक समय था कि ये दोनों सिविलाइजेशंस अपने चरम पर थी। लेकिन वही मैं आपसे हमेशा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि हर कोई हमेशा नंबर 1 नहीं रहेगा। एक समय आता है जब एक सभ्यता का डाउनफॉल होता है, दूसरी इमर्ज होकर के आती है, या कोई एक, ठीक है, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो यहां पर भी वही होता है, ठीक है, इंडियन और ग्रीक सिविलाइजेशंस एक समय पर आता है कि वो अपना एग्जिस्टेंस खोने लगती हैं, या आप कह सकते हैं वर्चुअली वो एंड हुई, और वर्ल्ड में एक नई सिविलाइजेशन इमर्ज करके आ रही थी, और वो थी रोमन सिविलाइजेशन। भारत और ग्रीक सभ्यता के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर रोमन सिविलाइजेशन का इमर्जेंस होता है। और एक समय था कि रोमन एम्पायर इतना ज्यादा वास्ट था कि बहुत सारे देशों पर इसने अपनी विजय पाली थी। लेकिन वही हाल इनका भी हुआ, और ये भी अपना एग्जिस्टेंस खोने लगते हैं। और इसमें बहुत सारे कारण थे। एक जो है बहुत फेमस किताब है एडवर्ड गिबन की, द हिस्ट्री ऑफ फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, जहां पर यह बातें बताई गई कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण रोमन सभ्यता का पतन होता है। वहां पर उसने बहुत सारी बातें बताई हैं। एक तो वहां पर शक और हूणों का आक्रमण, ठीक है, शक और हूण्स का अटैक होना। यहां के लोग रोमन्स का एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इन्होंने डेवलप कर लिया था ग्लैडिएटर्स में। ग्लैडिएटर्स यानी कि लड़ाकों को, ठीक है, दिखाना हमेशा युद्ध में, वो जो है। और इस तरीके से क्या हो रहा था कि ये एक मनोरंजन का साधन बन गया था, लोगों को लड़ाए जा रहे हैं, और ये सब, इस चीज ने इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और इनके पतन का एक कारण ये भी बनता है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी का इमरजेंस, ठीक है, इमरजेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहां पर हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, और लोग एक नए फेथ की ओर जा रहे हैं, जो कि क्या है, क्रिश्चियनिटी है। और एक चीज जो सबसे फेमस थी इन सब में, जिसके कारण रोमन एम्पायर का हम देखते हैं डिक्लाइन होता है, वो होता है डायोक्लेटियन डिवीजन। डायोक्लेटियन डिवीजन यानी कि रोमन एम्पायर में, ठीक है, ये जो किंग थे डायोक्लेटियन, उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये एक वेस्टर्न सेंटर बनाया गया, जो कि मिलन यानी इटली का जो एक शहर है वहां पर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इटली उस समय कोई एक देश नहीं हुआ करता था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइडेड था। तो इन्होंने अपना वेस्टर्न जो सेंटर बनाया वो मिलन को बनाया, और ईस्टर्न जो कि इनका लर्निंग का सेंटर था उसको बनाया इन्होंने कौन सा, कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कुस्तुनतुनिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका पुराना नाम बाइजेंटियम है, जिसका जिक्र
WBS ने अपनी पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम, और बाइजेंटियम में किया हुआ है, पुराना नाम बाइजेंटियम, ठीक है, उस समय का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल। मॉडर्न एज में आज अभी जो है वो इस्तांबुल की जो जगह है टर्की की, उसको माना जाता है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल के पास का क्षेत्र है। और 1453 में सुल्तान महमद सेकंड ने क्या किया कि वो उन्हीं जो है इसी पार्ट को रिकैप्चर करता है कॉन्स्टेंटिनोपल को, और यहां पर आग लगा देता है, और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, रेनेसेंस, पुनर्जागरण। रेनेसेंस ना हुआ होता तो हम लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ करके गुरुकुल में शिक्षा ले रहे होते और ये चीजें ऐसे ही चल रही होती। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पीबी शैली ने अपनी पोयम में कहा है वो टू द वेस्ट विंड में, कि जहां विनाश है वहीं पर विकास है, डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन के बतौर ही पॉसिबल है, और यही चीजें वहां पर हुई। 1453 में जब यहां पर अटैक होता है, उसके बाद से ठीक है, लोग यहाँ के स्कॉलर्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, और सबसे पहले सबसे नजदीक इटली था, इसलिए माना जाता है कि रेनेसेंस की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले इटली में होती है। तो ये सब रीजन्स रहे जिनकी वजह से डायक्लोडियन डिवीजन हो गया, शक और हूणों का अटैक हो गया, गोथ्स का अटैक हो गया, और उसके बाद अलग अलग जो चीजें थी इनकी वजह से रोमन एम्पायर जो था उस साम्राज्य का भी पतन हो गया। और रोमन साम्राज्य के पतन का ही टाइम था जो 1450 का जो था, ये माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी भी वर्चुअली एंड हो रही थी उसी समय, और एक नई पावर, एक नई ताकत इमर्ज होकर के आ गई थी वर्ल्ड में, और वो थी टर्क्स की। उसके बाद से आप देखते हैं कि वही जो दौर था 1453 का, थोड़ा सा पहले भारत में भी टर्क्स का ठीक है रूल शुरू हो गया था, गुलाम वंश इसके पहले स्टैब्लिश हो गया था, और उसके बाद अलग अलग जो लीनियस थी उनका शासन चल रहा था। फिर 1526 में मुगल्स भी इंडिया में आते हैं, तो एक इनका दौर रहा है। उसके बाद अब हम आते हैं कि क्या है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस पीछे के बैकग्राउंड को देने का मेरा यह पर्पस था कि मुझे यह समझाना था आपको कि एक समय था जब सारी सिविलाइजेशंस एक के बाद एक पीक पर रहीं, लेकिन धीरे धीरे आकर के हम ये देखते हैं कि कोई दूसरी सभ्यता आकर के इनको बदल दे रही थी। अल्फ्रेड टेनिसन की फेमस लाइन है पासिंग ऑफ आर्थर में, उन्होंने कहा है ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कि पुरानी सभ्यताएं बदलती ही हैं ताकि नई जो है चीजें उनकी जगह ले सकें। कहीं ऐसा ना हो लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छी कस्टम जो है, अच्छी परंपरा ही दुनिया को बर्बाद कर दे। तो इसलिए टाइम पे समय समय पर यहां पे चीजों का बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे जिस एज की, और वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये वीडियो यहीं तक एंड होती है, इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एंग्लो सैक्सन पीरियड को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।